मेरा नाम मानवी है। मेरी माँ ने मुझे एक खुशखबरी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि आज मैं तुम्हारे भाई के लिए एक बड़ी ही सुंदर लड़की देखकर आई हूँ। उस लड़की को देखकर तो तुम भी उसकी दीवानी हो जाओगी। मैंने झट से अपने सारे काम छोड़ दिए और जल्दी से माँ के बराबर में आकर बैठ गई थी। मैंने कहा, क्या माँ, सच में मेरी भाभी इतनी सुंदर है? माँ कहने लगी, हाँ, तुम्हारी होने वाली भाभी बहुत सुंदर है। माँ ने जब मुझे उस लड़की का फोटो दिखाया तो मैं उसकी फोटो देखते ही उसकी दीवानी हो गई थी। जी हाँ, काफी टाइम से मेरी माँ भैया के लिए लड़की तलाश कर रही थी। आखिर जब बेटा जवान हो जाता है तो हर माँ और बहन की आंखों में उसकी शादी को लेकर ढेर सारे सपने होते हैं। मेरे भैया अच्छी कंपनी में नौकरी किया करते थे। हम लोग ज्यादा अमीर तो नहीं थे, बस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और जितना मेरे भैया कमाकर लाया करते थे उतना ही हम लोग इज्जत से उसमें गुजारा कर लिया करते थे। भगवान की कृपा से कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी। भैया की उम्र अब शादी के लायक हो गई थी। मैं भैया से उम्र में काफी छोटी थी। अभी मेरी शादी का दूर दूर तक अता पता नहीं था क्योंकि मैं अभी हाई स्कूल में पढ़ रही थी। मेरी उम्र 16 साल थी और मैं देखने में बहुत सुंदर थी। अच्छे तो मेरे भैया भी बहुत थे क्योंकि वो बिल्कुल मेरी माँ पर गए थे। मेरे पापा की डेथ तब हुई थी जब मैं 5 साल की थी। मेरे भैया ने पापा के मरने के बाद इस घर की जिम्मेदारी और हम दोनों माँ बेटी को बहुत अच्छे से संभाला था। मेरे भैया बहुत अच्छे और शरीफ इंसान थे। माँ को उम्मीद थी कि माँ भैया के लिए जिस लड़की को भी पसंद करेगी भैया उसके लिए इनकार नहीं करेंगे और माँ की पसंद ही उनकी पसंद होगी। आखिरकार बचपन से लेकर अब तक भैया ने वही किया था जैसा माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। भैया ने हम दोनों का बहुत ख्याल रखा था, इसलिए माँ ने भैया के लिए लड़की तलाश करते समय उनकी मर्जी नहीं पूछी थी। मर्जी तो उनसे पूछी जाती है जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते। मेरे भैया एक ऐसे इंसान थे जो घर से निकलते समय भी मेरी माँ का आशीर्वाद लेकर निकलते थे और उनको बताया करते थे कि वो कहाँ पर जा रहे हैं और कब तक घर वापस आएंगे। मेरी माँ का कहना था कि मेरा बेटा बहुत ही आज्ञाकारी है। आज इस लड़की की फोटो देखकर तो मैं बहुत खुश हुई थी। मैं तो चाहती थी कि बस जल्द से जल्द मेरे भैया का रिश्ता तय हो जाए और उनकी शादी हो जाए ताकि मैं भैया की शादी के लिए ढेर सारी शॉपिंग कर सकूं और जब भाभी घर में आए तो वो मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी दोस्त बनकर मेरा साथ दिया करें। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि जल्दी से भैया घर आ जाएं और मम्मी उनको ये फोटो दिखा दें क्योंकि मम्मी को भैया के लिए ये रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिला था। मम्मी चाहती थी कि भैया के लिए कोई सीधी सादी खूबसूरत और संस्कारी लड़की ही तलाश करें। आजकल मॉडर्न का जमाना है, इसीलिए लड़कियां भी बहुत मॉडर्न होती जा रही हैं। मेरी मम्मी ने जैसी परवरिश अपनी बेटी की थी वो ऐसी ही बहू इस घर में लाना चाहती थी। मैं भी बिल्कुल मॉडर्न ख्यालात की नहीं थी, सिंपल सीधी और मासूम, जिसने कभी घर से बाहर भी अपने घर वालों की मर्जी के बगैर कदम नहीं निकाला था। यही वजह थी कि मेरी माँ को मुझ पर बहुत भरोसा था और हमारे घर में बहुत चैन और सुकून था क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो अपने घर का माहौल खराब कर सके। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। रात के समय जब भैया घर आए तो माँ ने उन्हें लड़की का फोटो दिखाया। उस समय भैया खाना खा रहे थे। माँ ने फोटो टेबल पर रख दिया और कहने लगी कि बेटा, मैंने इस लड़की को तुम्हारे लिए चुना है। बड़ी मुश्किलों से मुझे तुम्हारे लिए मेरी पसंद की लड़की मिली है। मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी कि भैया फोटो उठाकर देखें और कहें कि मम्मी आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। मगर भैया ने जैसे ही फोटो उठाकर देखा तो उनके चेहरे के रिएक्शन कुछ अच्छे नहीं थे। उन्होंने खाना खाते खाते फोटो को दोबारा टेबल पर उल्टा करके रख दिया और दोबारा से खाना खाने में बिजी हो गए। मम्मी मुझे हैरानी से देखने लगी। माँ ने कहा कि बेटा क्या हुआ, तुम्हें लड़की पसंद नहीं आई क्या? भैया कहने लगे कि माँ, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। आपकी पसंद को क्या हो गया? क्या मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा? हम दोनों तो ये बात सुनकर चौंक गए थे। मैंने भैया से कहा, भैया लड़की अच्छी खासी तो है, लड़की में क्या कमी है? तो भैया कहने लगे, नहीं ये लड़की मुझे पसंद नहीं है। माँ ने कहा, तो अच्छा तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? तो फिर तुम अपनी पसंद के बारे में बता दो ताकि मुझे तुम्हारे लिए लड़की तलाश करने में आसानी हो। भैया कहने लगे कि मैंने अपने लिए लड़की खुद पसंद कर ली है। ये बात सुनकर तो हम दोनों माँ बेटी के होश उड़ गए थे क्योंकि भैया इतनी बड़ी बात अपने मुंह से कह रहे थे जिसकी हमने कभी उनसे उम्मीद भी नहीं लगाई थी। फिर माँ को खामोश रहना पड़ा और उन्होंने कहा कि अच्छा चलो तुम अपनी पसंद के बारे में बताओ। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि मेरे बेटे ने अपने लिए लड़की खुद ही पसंद कर ली। भैया ने अपने मोबाइल से फोटो निकालकर जब मम्मी को दिखाया
तो मम्मी की आंखें फटी के फटी रह गई थी। मम्मी कहने लगी कि बेटा तुमने ये लड़की पसंद की है? तो भैया कहने लगे कि मैंने ये लड़की पसंद नहीं की है, बल्कि मैं इसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। मैंने मम्मी के हाथ से मोबाइल ले लिया था और जब मैंने इस लड़की को देखा तो मुझे मम्मी के हैरान होने की वजह समझ आ गई थी, क्योंकि ये लड़की ना तो देखने में अच्छी थी और इसने बड़े खराब कपड़े पहने हुए थे। इतने खराब कपड़े जैसे लड़कियां फिल्मों में पहनी हुई होती हैं, ऐसे कपड़े तो हमारे यहाँ कोई दूर दूर तक भी नहीं पहनता। मम्मी को उसकी कोई भी बात अच्छी नहीं लगी थी। भैया कहने लगे कि आप कल ही इस लड़की के घर रिश्ता लेकर जा रही हैं। इस बात पर भी हम दोनों बहुत हैरान हुए थे। मम्मी ने कहा, क्या कल ही? हमें थोड़ा सोचने का मौका तो दो। तो भैया कहने लगे कि आपको क्या सोचना समझना, बस मुझे लड़की पसंद है और लड़की भी मुझे पसंद करती है। मेरी शादी इसके साथ ही होनी है, तो फिर आप लोगों को क्या सोच विचार करना। बस मैंने बोल दिया है, कल आप लोग इसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे और कह देंगे कि हमें लड़की पसंद है और उन लोगों को मेरा फोटो दे देना। वो लोग भी मुझे पसंद कर ही लेंगे, तो शादी की डेट जल्दी ही फिक्स कर देना। भैया की ऐसी जल्दबाजी भरी बातें सुनकर मेरी मम्मी को समझ नहीं आया था कि आखिर भैया को किस बात की जल्दबाजी थी। भैया तो अपना खाना खाने के बाद टेबल से उठकर अपने कमरे में चले गए थे, जबकि मम्मी और मैं गहरी सोच में पड़ गए थे। मम्मी कहने लगी कि आखिर तुम्हारे भाई को क्या हो गया? मैंने कहा, मम्मी पता नहीं, आज पहली बार मैंने भैया का इतना बदला बदला सा रूप देखा है। सारी रात मम्मी को नींद नहीं आई थी। वो यही सब सोचती रही थी कि उनके बेटे को क्या हो गया और बेटे ने आखिर कैसी लड़की को पसंद किया है जो उन्हें तो क्या, बल्कि हमारे किसी रिश्तेदार को भी पसंद नहीं आएगी। अगले दिन मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। मम्मी लड़की के घर नहीं जा सकी थी। शाम के टाइम पर जब भैया ऑफिस से घर आए तो उन्होंने मम्मी पर बहुत गुस्सा किया था। कहने लगे थे, मम्मी आज आपने रुचि के घर पर मेरी बहुत बेइज्जती करवाई है, आप वहाँ क्यों नहीं गई? मम्मी ने बताया कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो भैया कहने लगे कि आपको पता है वहाँ पर सब लोग आज सारा दिन इंतजार करते रहे थे, मगर आप नहीं गई। मम्मी ने कहा था कि बेटा मैं कल जरूर जाऊंगी। भैया ने आज पहली बार मम्मी पर गुस्सा किया था। हम हैरान होने के साथ साथ बहुत परेशान भी थे। माँ की तबीयत तो ठीक नहीं थी, मगर उन्होंने जैसे तैसे उस लड़की के घर जाने का फैसला कर लिया था। और फिर जब हम रुचि के घर पहुंचे तो उसके घर वालों ने हमारा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया था। शायद वो लोग हमारे भैया को अच्छी तरह से जानते थे और उन दोनों की पसंद के बारे में भी अच्छी तरह से जानते थे। जब रुचि हम लोगों के सामने आई तो मम्मी ने देखा कि उसके अंदर बिल्कुल भी अच्छे संस्कार नहीं थे। मम्मी बहुत परेशान हो गई थी। ना चाहते हुए भी मम्मी को इस रिश्ते के लिए हाँ कहनी पड़ गई थी और फिर शादी की डेट भी अगले महीने की फिक्स हो गई थी। भैया अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थे। मम्मी ने कहा कि चलो मेरे बेटे की जिस लड़की में खुशी है, मुझे उसकी खुशी में ही खुश होना चाहिए। यही सोचते हुए हमने भाभी की खूब अच्छी तरह से शॉपिंग की थी। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ था। जैसे भी था हमने भाभी को एक्सेप्ट कर लिया था और फिर जब भाभी विदा होकर हमारे घर आई तो हमने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया था। कुछ रस्में होनी थी जो हमारे घर आने के बाद होनी थी। भाभी को रस्में करने के लिए बैठाया गया तो भाभी ने अचानक अपना मूड खराब कर लिया और कहने लगी कि क्या बेहुदा रस्में लगा रखी हैं, आखिर कितनी रस्में होती हैं तुम्हारे यहाँ? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अपने कमरे में जाना है। भैया ने भाभी से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम कमरे में चलो, रस्में तो बाद में भी होती रहेंगी। तुम्हारा मन नहीं करता रस्म करने का तो मत करो, मैं जानता हूँ तुम हैवी कपड़ों में बहुत थक गई होगी। भैया सारे रिश्तेदारों के सामने भाभी का हाथ पकड़कर डायरेक्ट उन्हें कमरे में ले गए थे। सारे मेहमान बातें बना रहे थे कि तुम कैसी बहू लेकर आई हो जिसे बोलने तक की तमीज नहीं है। उसने तो मेहमानों का भी लिहाज नहीं किया और इतनी बातें सुनाकर चली गई। तभी माँ ने बात बनाई कि वो बेचारी हैवी कपड़े पहनकर थक गई है, हमें भी उस पर रस्मों का ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए था। ये कहकर मम्मी ने बात को खत्म किया था, वरना हमारे रिश्तेदार तो ऐसे थे जो आग में घी डालने का काम करते थे। अगले ही दिन सुबह के टाइम पर मम्मी भाभी के लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार कर रही थी। जैसे ही मम्मी ने टेबल पर नाश्ता लगाया तो मुझसे कहा था कि अपने भैया भाभी को जाकर उठा दो, कहना जाकर नाश्ता कर ले। सुबह के 11 बज रहे थे मगर भैया भाभी अभी तक सोकर नहीं उठे थे। मैंने जब उनके कमरे का दरवाज़ा बजाया तब जाकर वो लोग उठे थे और फिर उसके भी लगभग 1 घंटे के बाद वो लोग नाश्ता करने के लिए आए थे। मम्मी ने इतनी मेहनत की थी सिर्फ उन लोगों के लिए और वो नाश्ता टेबल पर लगे लगे ही ठंडा हो गया था। जब भाभी टेबल पर आई और उन्होंने नाश्ते को हाथ लगाया
तो भैया की तरफ देखकर वो कहने लगी कि छी छी ईशान, इट्स सो ऑयली, मैं ऐसा नाश्ता नहीं करती, क्या तुम लोग इतना ऑयली खाना खाते हो। वो टेबल से उठ गई और भैया से कहने लगी कि मैं ये नाश्ता नहीं करूंगी, तुम मेरे लिए ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर दो। ये कहकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी और उनके पीछे पीछे ही भैया भी जाने लगे थे। जब मैंने भैया से कहा कि भैया, भाभी को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, माँ ने इतने प्यार से आप लोगों के लिए ये नाश्ता बनाया था। भैया कहने लगे, अब क्या किया जाए, इतना ऑयली नाश्ता जब सेहत के लिए हानिकारक होता है तो इसे कौन खाएगा। तुम लोग ही इस नाश्ते को खाओ, मैं रुचि और अपने लिए ऑनलाइन नाश्ता ऑर्डर कर दूंगा। ये कहकर भैया भी अपने कमरे में चले गए थे। मैंने देखा था कि मम्मी की आंखों में आंसू थे। मैंने उन्हें तसल्ली दी और उनसे कहा कि चलो मम्मी, हम दोनों बैठकर नाश्ता करते हैं। इन लोगों की वजह से हमने भी नाश्ता नहीं किया था। सोचा था कि सब लोग साथ मिलकर नाश्ता कर लेंगे। बस उसी दिन से हमारे घर में बर्बादी आनी शुरू हो गई थी। भाभी ना तो किसी काम को हाथ लगाती थी और ना ही कमरे से बाहर निकलती थी। कहने को तो वो खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। सुना था कि पढ़ी लिखी कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए नई नई अदाएं हमारे घर में दिखाया करती थी। उनकी ऐसी हरकतें हमें अच्छी तो नहीं लगती थी, मगर सिर्फ भैया की वजह से उनकी सारी हरकतों को हम लोग बर्दाश्त किया करते थे। भैया भाभी हमेशा बाहर का ही खाना खाया करते थे। मम्मी उनके लिए भी खाना बनाया करती थी और वो लोग बताया नहीं करते थे, कहते कि उन्हें बाहर से ही खाना खाना है। इस तरह घर में बहुत खाना वेस्ट होता था। एक हफ्ता इसी तरह से गुजर गया था। मम्मी हर वक्त उनके लिए खाना बनाती थी और वो लोग बाहर से जाकर खाना खाते थे, तो खाना बहुत बच जाता था, जिसकी वजह से हमें भी बासी खाना खाना पड़ता था। एक दिन तंग आकर मम्मी ने सिर्फ हम दोनों के हिस्से का ही खाना बना लिया और भैया भाभी के हिस्से का खाना नहीं बनाया और हम दोनों माँ बेटी जल्दी से खाना खाकर फ्री हो गए थे। भाभी रात को 11 बजे मम्मी के कमरे में आकर कहने लगी कि मम्मी, मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे भूख लग रही है। भाभी की ये बात सुनकर मम्मी ने कहा था कि बेटा, खाना तो खत्म हो चुका और हमने तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाया था, क्योंकि तुम तो रोज बाहर का खाना खाकर आते हो ना। भाभी ने इस बात पर हंगामा करना शुरू कर दिया और कहने लगी कि घर में बहू भूखी है और तुम लोगों ने खाना खाकर खत्म भी कर दिया। उन्होंने भैया को भी बढ़ा चढ़ाकर इस बात को बताया था, जिस पर भैया बहुत ही शोर मचाने लगे थे। भैया कहने लगे कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, घर से बाहर सारा सारा दिन नौकरी करता हूँ और आप लोगों की इतनी मजाल कि मेरी पत्नी और मेरे लिए खाना ही नहीं बनाया। उस दिन भी भैया ने हमें बहुत जलील किया था। माँ और मैं खून के आंसू रो रहे थे, क्योंकि हमारी जिंदगी के दिन अब इसी तरह से गुजर रहे थे। भाभी का रूटीन बन चुका था। छोटी छोटी बातों पर वो घर में हंगामा खड़ा कर देती थी। भैया जो घर के खर्चे के लिए मम्मी को पैसे दिया करते थे, अब तो उन्होंने वो भी देने बंद कर दिए थे। उनका कहना था कि आप बहुत फिजूल खर्ची करती हो, घर के खर्चे के सारे पैसे मैंने रुचि को दे दिए हैं, अब वही घर के खर्च किया करेगी। भाभी घर में खाना भी नहीं बनाती थी। घर का अगर कोई राशन खत्म हो जाता था तो मम्मी उनसे कहती थी कि राशन नहीं है, पैसे दो, मुझे राशन लेकर आना है और खाना बनाना है। मगर भाभी मम्मी को पैसे भी नहीं दिया करती थी और कहती थी कि अभी तो राशन भरवाया था, इतनी जल्दी खत्म कर दिया। इतना खाना खाती ही क्यों हो तुम लोग, जो इतनी जल्दी जल्दी राशन खत्म हो जाता है। हम दोनों माँ बेटी अब सिर्फ एक टाइम का ही खाना खाया करते थे। मैं रोज स्कूल जाती थी। जब मैं स्कूल से घर आती तो मम्मी के साथ घर के काम में लग जाती थी। हमारे घर का माहौल भाभी के आ जाने से बहुत खराब हो गया था। घर में ऐसा लगता था जैसे हम लोगों के मुस्कुराने पर भी भाभी को दिक्कत होती है। बस हम लोग रोते ही रहते थे। मेरी स्कूल की फीस भी काफी चढ़ गई थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भैया से फीस के पैसे मांगूं, लेकिन फिर बड़ी हिम्मत करके मैंने भैया से कहा था कि भैया, मुझे अपनी फीस के पैसे भरने हैं। 3 महीने से आपने मुझे फीस का कोई पैसा नहीं दिया। भैया मेरी फीस के पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाल ही रहे थे, तभी भाभी ने उन्हें रोक दिया और कहने लगी कि अब क्या जरूरत पड़ी है इसे आगे पढ़ाने की, इसकी शादी की उम्र हो गई है, अभी कम उम्र है तो रिश्ते भी जल्दी आ जाएंगे, वरना लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाती है तो रिश्ते लगने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको इसकी पढ़ाई ना करवाकर इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करके इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मैंने मम्मी की तरफ देखा था और गर्दन हिलाई थी। कहा था कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो भैया कहने लगे कि तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। भैया ने जो हाथ अपनी जेब में डाला था वो खाली ही वापस निकाल लिया था। भैया ने मम्मी से कहा कि आप रुचि के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करो, हम जल्दी ही इसकी शादी कर देंगे। मम्मी ने कहा था कि बेटा,
तुम अपनी बहन पर ये कैसा जुल्म कर रहे हो? तुम्हारी बहन पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी और तुम उसका सपना पूरा किए बिना ही उसकी शादी करना चाहते हो। तो भैया कहने लगे, ये काम लड़कियों के नहीं होते, और वैसे भी मेरे पास पैसों का कोई पेड़ नहीं उगता जो पैसे तोड़े और इसको MBBS करवा दिया जाए। आपको पता है कि डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा खर्च होता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। उस दिन मैं बहुत ही रोई थी और मुझे भाभी से सख्त नफरत महसूस हो रही थी। सबसे ज्यादा नफरत तो मुझे अपने भैया से महसूस हो रही थी, जो भाभी के कहने में इतनी आसानी से आ जाते थे। जिस माँ ने अपने बेटे को इतनी मुश्किल से पाला था, आज उसे इस मुकाम पर कर दिया था कि वो अपनी पत्नी के कहने में इतनी बुरी तरह से आ गया था कि उसे ना तो अपनी बहन दिखाई दे रही थी और ना ही अपनी माँ दिखाई दे रही थी। मुझे भैया भाभी पर सख्त अफसोस हो रहा था। अब तो मैं भाभी से बदतमीजी भी कर लिया करती थी और मुझे उसका सिला ये मिलता था कि भाभी बात बात पर यही कहती थी कि तुम्हें बहुत जल्द ही इस घर से निकालने वाली हूँ। हम दोनों माँ बेटी को भाभी ने इस घर की नौकरानी बना दिया था। भैया को इतनी भी परवाह नहीं होती थी कि उनकी बहन ने और माँ ने खाना भी खाया है या नहीं, लेकिन भैया अपनी पत्नी को अच्छी अच्छी वैरायटी का खाना खिलाया करते थे। कभी भाभी ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया करती थी तो कभी भैया उनको होटल में ले जाकर खाना खिलाते थे, ढेर सारी शॉपिंग करवाते थे। भाभी के लिए हर हफ्ते नया एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आते थे। इधर हम दोनों माँ बेटे की जिंदगी कितनी खराब चल रही थी कि मेरी माँ डायबिटीज की पेशेंट थी, उनको तो उनकी दवाई भी नहीं मिल पा रही थी और हम लोग चाहकर भी भैया से कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि भैया पूरी तरह से बदल चुके थे। मेरा स्कूल जाना बंद हो गया था। मैं माँ से बार बार कह रही थी, माँ मैं शादी नहीं करना चाहती। तो मम्मी कहने लगी कि बेटा अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपनी ससुराल चली जाओ और यहाँ से अच्छी जिंदगी तुम वहाँ पर गुजारो। यहाँ तो तुम्हें खाना भी ठीक से नहीं मिलता, वहाँ कम से कम तुम्हें सुकून से रहने को तो मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि तुम्हारे लिए खुद लड़का पसंद कर लूँगी, क्योंकि तुम्हारी भाभी ने अगर तुम्हारे लिए रिश्ता बता दिया तो शायद वो उसके ही जैसा होगा। मैंने कहा, मम्मी आप भी मेरे साथ नहीं दोगी? मम्मी कहने लगी कि नहीं बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इस नर्क से निकलकर तुम चली जाओ। हमारा घर अब घर नहीं रहा, नर्क बन गया है, जहाँ पर ना तुम्हें सुकून मिलेगा और ना ही मुझे। तुम तो अपनी ससुराल जाकर सुकून पा सकती हो, मगर मैं कभी सुकून नहीं पा सकती। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो मम्मी कहने लगी कि एक न एक दिन तो तुम्हारी शादी होनी ही है। मेरी मानो तो तुम शादी कर लो। मैं अपनी मम्मी के गले लगकर बहुत रोई थी और फिर मेरी मम्मी ने मेरे लिए रिश्ता तलाश कर लिया था। भैया ने कह दिया था कि वो मेरी शादी में कोई पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाभी ने कहा था तुम पहले ही अपनी बहन की पढ़ाई पर काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके हो, अब कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बहन को अच्छा दहेज देने की। बस मामूली सी शादी करके इसको विदा कर दो। जिस लड़के के साथ मेरा रिश्ता लगा था वो बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था, पढ़ा लिखा था, मेरी मम्मी के दोस्त का बेटा था। उन्होंने मेरी मम्मी के कहने पर अपने बेटे का रिश्ता मेरे साथ तय कर दिया था। मैं उन्हें बहुत पसंद आ गई थी। उन्हें दहेज में भी हमसे कुछ नहीं चाहिए था। इस तरह मेरी शादी सिंपल तरीके से हो गई थी और मैं अपने ससुराल आ गई थी। मगर यहाँ आने के बाद मुझे बार बार अपनी मम्मी की फिक्र लगी रहती थी। मेरे ससुराल में अभी मेरे नए नए दिन थे, इसलिए मैं ज़्यादा अपने मायके भी नहीं जा पा रही थी। मैं यही सोचती कि ना जाने मेरे पीछे भाभी मेरी माँ का क्या हाल कर रही होंगी। फिर एक हफ्ते के बाद मैं अपने पति के साथ अपने मायके गई तो देखा कि भाभी तो सोफे पर लेटी हुई आराम से टीवी देख रही थी, जबकि घर में नौकरानी काम कर रही थी। मुझे ये सब देखकर बड़ा एहसास हुआ था कि जब मैं इस घर में रहती थी तो मैं और मम्मी ही घर के सारे काम करते थे। अब जब मैं अपने ससुराल की हो गई तो भाभी नौकरानी से काम करवा रही है। मुझे जब भाभी ने देखा कि मैं अपने पति के साथ यहाँ आई हूँ तो भाभी कहने लगी कि तुम्हें अपनी ससुराल में सुकून नहीं है। अभी शादी को एक ही हफ्ता गुजरा है कि तुम मुंह उठाकर यहाँ चली आई। मेरे पति को तो ये बात बहुत बुरी लगी थी। मेरे पति कहने लगे, तुम यहाँ रुको, मैं घर जाता हूँ, जब तुम्हारा मन करे आ जाना। मैं समझ गई थी कि मेरे पति को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरे पति घर से निकल गए थे। मैंने भाभी से कहा कि भाभी आपको विकास के सामने तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब तो मैं इस घर से चली गई हूँ, अब तो आप अपना बिहेवियर बदल लीजिए। हमारा ये घर कितना सुकून भरा होता था और इस घर में कितना खुशी का माहौल रहता था, लेकिन जिस दिन से आपने इस घर में कदम रखा है इस घर में खुशियाँ तो जैसे खत्म ही हो गई हैं। भाभी कहने लगी, अब ये मेरा घर है और मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया नहीं है। मैंने कहा,
ये घर मेरी माँ का है। जब तक मेरी माँ इस घर में मौजूद है, ये घर मेरा भी है। मेरी बात पर भाभी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि ढूंढ लो तुम्हारी माँ अगर इस घर में हो तो। मैंने कहा क्या मतलब है आपका? तो भाभी कहने लगी कि क्या पता तुम्हारी माँ कहाँ चली गई है। तुम्हारी शादी के बाद सारा सारा दिन बोर रहती थी, इसलिए पड़ोस में जाकर बैठ जाया करती थी। एक दिन पड़ोस में ऐसी जाकर बैठी कि कभी घर वापस ही नहीं आई। भाभी की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं जल्दी से मम्मी के कमरे में गई। मैंने पूरे घर में मम्मी को तलाश कर लिया, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं कहने लगी, भाभी क्या आप सच कह रही हो? मम्मी सच में यहाँ से जा चुकी हैं? भाभी कहने लगी, हाँ भला मैं तुम्हारी माँ को लेकर तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। वो नहीं है इस घर में, जा चुकी है यहाँ से और अपनी मर्जी से गई है। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। भाभी से कहा कि बताओ तुमने मेरी माँ को कहाँ भेज दिया? अगर वो पड़ोस में गई थी तो तुमने और भैया ने उन्हें तलाश करने की कोशिश नहीं की? भाभी कहने लगी कि मुझे तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ को मोहल्ले में तलाश करती फिरूं। चलो जाओ यहाँ से, इस घर में शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा तो रोते रोते बुरा हाल हो गया था। न जाने इस औरत ने मेरी माँ को कहाँ भेज दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने भैया को कॉल की। भैया ने कॉल रिसीव नहीं की तो मैं घर से ही ऑटो करके भैया के ऑफिस चली गई थी। वहाँ जाने के बाद मैंने भैया से कहा कि भैया आखिर मेरी माँ कहाँ है, आपने उन्हें कहाँ भेज दिया? भाभी कहती हैं कि वो पड़ोस में जाकर बैठी थी और वहाँ से कभी वापस ही नहीं आई। भैया मुझसे कहने लगे, ये तुम घर के मैटर यहाँ क्यों लेकर आ गई हो? ये हमारा घर नहीं बल्कि ऑफिस है, यहाँ तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने भैया से कहा, मैं यहाँ अपनी माँ के लिए आई हूँ। भैया आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी माँ घर में मौजूद नहीं है और आप इतने सुकून से ऑफिस में बैठे हुए हो। भैया कहने लगे कि माँ अपनी मर्जी से घर से गई है, हमें क्या पता कहाँ चली गई। भैया के ऐसे रिएक्शन पर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने भैया से नहीं बल्कि किसी अजनबी इंसान से बात कर रही हूँ। उस दिन तो मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने भैया पर थूक दूं, क्योंकि इनसे ज़्यादा घटिया इंसान मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा था। मैं अपने ससुराल आ गई थी और यहाँ आने के बाद मैं बहुत रोई थी। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी थी। मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो वो कहने लगी कि बेटा तुम्हारी भाभी सच में बहुत तेज़ है। आखिर तुम्हारी माँ ने ईशान की शादी करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा दी? अब मैं अपनी सास को क्या बताती कि इस लड़की ने तो मेरे भैया पर ना जाने क्या जादू कर दिया है कि भैया इसकी ही भाषा बोलते हैं। मैंने अपनी मम्मी को हर जगह तलाश कर लिया था, कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर मैं अपनी मम्मी को तलाश नहीं करती थी, मगर मुझे मेरी मम्मी कहीं पर भी नहीं मिली। मैं अपनी मम्मी को याद कर करके रोती रहती थी। हर दूसरे तीसरे दिन घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती थी, देखती थी कि मेरी मम्मी आ गई है या नहीं। आस पड़ोस वालों से भी पूछ पूछ कर थक गई थी, मगर सब लोग यही कहते थे कि वो हमारे यहाँ नहीं आई है। पता नहीं इन दोनों ने मेरी माँ को कहाँ भेज दिया था। मैं तो पछता रही थी कि अगर मेरी शादी नहीं होती तो शायद ये लोग मेरी माँ को कहीं नहीं भेजते। मैं उनका ख्याल रखती, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देती। दिन रात मैं अपनी माँ की सलामती की दुआ करती रहती थी कि वो जहाँ पर भी थी बस सलामत रहें, उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे। अपनी माँ को याद करते करते मुझे 3 साल गुजर गए थे। मेरी एक बेटी भी हो गई थी। वैसे तो मैं अपनी ससुराल में अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। शायद ये भी मेरी माँ का ही एहसान था जिसने मेरे लिए भला सोचा था और वो चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ ताकि मैं उस नरक से निकल सकूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, वो एक नरक ही तो था जहाँ पर मेरी माँ भी रहते रहते झुलस चुकी थी, और अगर मैं भी रहती तो शायद ये लोग मेरे साथ भी कुछ गलत कर देते। मगर 3 साल होने के बावजूद भी मेरे दिल से अपनी माँ की तलाश ख़त्म नहीं हुई थी। मेरी आंखें उन्हें बार बार तलाश करती रहती थीं। मन करता था कि बस जल्दी से मेरी माँ मुझे मिल जाए और मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रोऊं कि मैं उसे कितना याद करती हूँ। फिर एक दिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मेरी आंखों को ठंडक मिल गई थी जब मेरे पति टीवी में न्यूज़ देख रहे थे और अचानक उन्होंने मुझे भी न्यूज़ पर ध्यान देने के लिए कहा। जैसे ही मैंने टीवी की तरफ नज़र की तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी मम्मी टीवी पर आ रही थी। ये एक फैशन डिज़ाइनिंग शो था जहां पर मेरी मम्मी को अवार्ड से
सम्मानित किया जा रहा था। बताया गया था कि उस अवार्ड शो की मॉडल ने जो ड्रेस पहना था वो एक ओल्ड एज होम में काम करने वाली एक मामूली सी औरत ने तैयार किया था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी और मेरी मम्मी को उस शो के लोग इतनी इज्जत दे रहे थे जिनके चर्चे सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़पेपर पर धूम मचा रहे थे। इसका मतलब यही था कि मेरी मम्मी अपनी काबिलियत से फेमस हो गई थी। मेरी मम्मी अपनी जवानी के समय बहुत अच्छी सिलाई किया करती थी। उन्होंने ये सिलाई मेरी नानी से सीखी थी और आज उनका ये हुनर उनको कहाँ से कहाँ ले गया था। मगर मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहती थी। ये शो कहाँ पर हुआ था, किसने ऑर्गेनाइज किया था, ये सब कुछ मैं जानना चाहती थी और मेरी मम्मी वहाँ किस तरह पहुँची थी। मैंने अपने पति से कहा था कि वो इस सब की इन्फॉर्मेशन निकाले। मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से ये इन्फॉर्मेशन निकाली थी और फिर पता चला था कि मेरी मम्मी इस शहर में नहीं बल्कि वो इस समय जयपुर में मौजूद है। वहीं पर ही ये फैशन डिज़ाइनिंग का शो हुआ था। मैंने अपने पति से कहा था कि प्लीज़ मुझे आप जल्द से जल्द मुझे मेरी मम्मी से मिलवाने लेकर चलो। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मेरी मम्मी से मिलवाने में मेरा पूरा साथ दिया था। हम लोग जल्दी ही जयपुर के लिए निकल गए थे। वहां जाकर मेरे पति ने पता लगाया था कि मेरी मम्मी कहाँ पर ठहरी हुई है। फिर हमें पता चला कि मेरी मम्मी जयपुर के एक बहुत बड़े होटल में ठहरी हुई है। उस होटल के एड्रेस का पता भी मेरे पति ने निकाल लिया था। हम लोग जब वहां पर गए तो वहां के रिसेप्शन से हमें पता चला कि मेरी मम्मी इस समय अपने कमरे में आराम कर रही है। मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि प्लीज़ मैडम किसी भी तरह मेरी उनसे बात करवा दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आप एक बार उन्हें बता दीजिए कि उनकी बेटी उनसे मिलने के लिए आई है। मगर शायद मेरी मम्मी ने इतनी काबिलियत हासिल कर ली थी कि मैं उनसे इतनी आसानी से नहीं मिल सकती थी। मैं बड़ी मायूस हो चुकी थी और चेहरा लटकाकर वहां पर खड़ी हुई थी जब अचानक मेरी टक्कर एक जवान लड़की से हो गई। मेरी आंखों में आंसू थे। उसकी जब मुझसे टक्कर हुई तो उसने देखा कि शायद मैं उसकी टक्कर लगने की वजह से रोने लगी हूँ। उसने मुझे सॉरी बोलना शुरू किया। उसने कहा, मगर आप रो क्यों रही हो? तो फिर मैंने उसे बताया कि इस होटल में मेरी मम्मी ठहरी हुई हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मगर होटल का स्टाफ मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहा। मुझे उस फैशन डिज़ाइनर लेडी से मिलना है जो आजकल बहुत फेमस हो रही है। तो उसने झट से कहा, क्या तुम्हें पारुल जी से मिलना है? तो मैंने चौंक कर कहा कि हाँ, वो मेरी मम्मी है। मैं उन्हें कब से तलाश कर रही हूँ, मगर आज इतने समय के बाद मुझे पता चला है कि वो यहाँ पर ठहरी हुई हैं। मैं बहुत दूर से उनसे मिलने के लिए आई हूँ। तो वो कहने लगी कि अच्छा तुम रुको, मैं अभी पारुल जी को जाकर तुम्हारे बारे में बताती हूँ। वो लड़की होटल के कमरे में चली गई और जाने के बाद वो बड़े खुश होकर बाहर निकल कर आई। उसने मुझे और मेरे पति को कमरे में अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गई तो अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी माँ कितनी स्मार्ट हो गई थी और कितनी अच्छी लग रही थी। मेरी माँ, जिसने भाभी के आने के बाद इतनी परेशानी भरे दिन गुजारे थे, अब उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और चमक थी। मैंने झट से अपनी माँ को गले लगा लिया और हम दोनों माँ बेटी न जाने कितनी देर तक एक दूसरे से गले लगकर फूट फूट कर रोते रहे थे। मैंने कहा, माँ तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया और अब भी मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुँची हूँ। वो तो मेहरबानी हो इन मैडम की जो इन्होंने मुझे आपसे मिलने दिया, वरना मैं यहाँ से निराश होकर शायद जा सकती थी। माँ कहने लगी, तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि मैं तुम्हें भूल सकती हूँ? मैं यहाँ का शो करने के बाद तुमसे मिलने ही वाली थी। मैंने अपनी मम्मी के हाथ पकड़ लिए और मैंने कहा, मम्मी तुम यहाँ तक कैसे पहुँची और अब कहाँ चली गई थी? भाभी और भैया ने आपको कहाँ भेज दिया था? फिर मम्मी ने मुझे तसल्ली से बैठने को कहा और फिर मुझे उन्होंने एक एक करके पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी के बाद मैं बहुत अकेली रहने लगी थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि इस घर में एक मेरी बेटी ही तो मेरा साथ देने वाली थी, वो भी मुझसे जुदा हो गई। तुम्हारी भाभी ने मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। मैं खामोशी से उसके हर जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही थी। उस एक हफ्ते में तुम्हारी भाभी ने मेरे साथ सबसे बुरा सलूक किया था, लेकिन फिर भी मैं उसको उस घर में बहुत खटकती थी। एक दिन उसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि मैंने कोई चोरी नहीं की थी। उसने ईशान को बताया कि मैंने उसके पर्स से पैसे चोरी किए हैं और तुम्हारे भाई ने अपनी पत्नी की बात पर यकीन कर लिया। रुचि ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ के साथ इस घर में नहीं रह सकती। आज जिन्होंने पैसे चोरी किए हैं, कल ना जाने क्या क्या चोरी करेंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आओ।
रुचि का कहना था कि ईशान मेरा हाथ पकड़कर मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए आ गया। मैंने उससे कहा था, बेटा तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने कोई चोरी नहीं की, तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। मगर तुम्हारे भाई ने मेरी एक नहीं सुनी। वो तो मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगा और कहने लगा, माँ मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया, तुम्हारी असल जगह तो वृद्ध आश्रम में ही है, तुम वहीं रहो, जब वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो तुम खुद अपनी हरकतों से बाज आ जाओगी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसने आखिरी समय में मुझे तुमसे भी नहीं मिलने दिया था और वो मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ आया था, जो हमारे घर से बहुत दूर था। मैं उस दिन बहुत रोई थी। मैंने वार्डन के आगे हाथ जोड़े थे और उससे कहा था कि मुझे मेरी बेटी के पास पहुंचा दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। वार्डन ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि तुम्हें यहाँ तुम्हारा बेटा छोड़कर गया है, तुम क्या वापस उसी दुनिया में जाना चाहती हो जहाँ से आई हो? ये दुनिया तुम्हारे लिए उस दुनिया से कई गुना बेहतर है जहाँ से तुम आई हो। मुझे वार्डन की बात ठीक लगी थी। मैं उस वृद्ध आश्रम में सुकून की जिंदगी तो गुजार रही थी, मगर मुझे तुम्हारी बहुत याद आया करती थी। मेरे पास तुम्हारा कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था जिससे मैं कांटेक्ट कर सकती। मैंने सोच लिया था कि मेरी दुनिया यही है, अब मेरी जितनी जिंदगी रह गई है वो मुझे यहीं पर ही गुजारनी है। मैंने यहाँ पर अपना मन लगा लिया था। मैं वृद्ध आश्रम की औरतों को सिलाई सिखाया करती थी। तुम तो जानती हो कि मैं सिलाई कितनी परफेक्ट करना जानती थी, इसलिए मैंने यहाँ की औरतों के साथ सिलाई सीखते सीखते अपना और उनका टाइम पास करना शुरू कर दिया। मैं सिलाई सिखाया भी करती थी और लोगों के कपड़े सिला भी करती थी। इस तरह मेरे पास थोड़े बहुत पैसे रहने लगे थे। वार्डन बहुत खुश हुई थी कि मैंने वृद्ध आश्रम में अच्छा काम किया था। ये प्रिया जी हैं, बहुत बड़ी मॉडल है। प्रिया जी हमारे वृद्ध आश्रम में डोनेशन देती थी। एक दिन ये हम लोगों के लिए डोनेशन देने ओल्ड एज होम आई थी, मगर ये बड़ी परेशान लग रही थी। वार्डन ने उनकी परेशानी की वजह पूछी तो इन्होंने बताया कि मैं इसीलिए परेशान हूँ, 2 दिन के बाद मेरा फैशन डिजाइनिंग का शो है, मगर मुझे जिस डिजाइनर की ड्रेस पहननी है वो डिजाइनर आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है। उसके पीए ने बोला है कि वो 1 हफ्ते के बाद आएगा, मगर मेरा शो तो 2 दिन के बाद है। मुझे अपना शो इसी ड्रेस को पहनकर करना है और मेरी ये ड्रेस सिर्फ यही डिजाइनर तैयार कर सकता है। अब मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उस समय मैं वहां पर मौजूद थी। वार्डन ने कहा कि क्या आप मुझे दिखा सकती हो कि किस तरह की ड्रेस है। जब उन्होंने वार्डन को अपने मोबाइल में फोटो दिखाई तो वार्डन कहने लगी कि ये तो बड़ी ही खूबसूरत ड्रेस है, ऐसी ड्रेस तो सच में कोई बड़ा डिजाइनर ही तैयार कर सकता है। इसके लिए तो आपको किसी दूसरे बड़े डिजाइनर से बात करनी होगी। प्रिया जी ने उन्हें बताया कि इस समय कोई भी डिजाइनर फ्री नहीं होगा, क्योंकि अर्जेंटली किसी भी डिजाइनर से ऐसा डिजाइन तैयार करवाने के लिए उसे ज्यादा रकम दी जाती है। रकम तो प्रिया जी किसी भी डिजाइनर को देने के लिए तैयार थी, मगर ड्रेस को तैयार करने के लिए समय नहीं था और न ही प्रिया जी इस दौरान ज्यादातर डिजाइनर से मीटिंग कर सकती थी। जब मैं उन लोगों के करीब गई और मैंने प्रिया जी का मोबाइल हाथ में लेकर इस ड्रेस को गौर से देखा तो मैंने उन्हें कहा कि प्रिया जी, इस ड्रेस को तैयार करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं इस ड्रेस को 2 दिन में नहीं बल्कि 1.5 दिन में भी तैयार कर सकती हूँ। प्रिया जी को मेरी बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई थी, बल्कि उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं सच कह रही हूँ। मैंने उन्हें यकीन दिलाया था और कहा था कि आप मुझ पर भरोसा करो, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। प्रिया जी ने कहा था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता, ये ड्रेस तो सिर्फ एक डिजाइनर ही तैयार कर सकता है। तुम तो वृद्ध आश्रम में मामूली सी टेलर हो, तुम कैसे ये काम कर सकती हो? वार्डन ने प्रिया जी से कहा कि प्रिया जी, अगर आप चाहो तो एक बार इन पर भरोसा करके देख सकती हो। प्रिया जी कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करके देख लेती हूँ, मगर प्लीज मेरी नाक मत कटने देना। ये शो मुझे कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसमें सिर्फ मुझे ही फायदा नहीं होगा, बल्कि जो मेरा डिजाइनर होगा उसे भी फायदा होगा। मेरा जो डिजाइनर था उसे आउट ऑफ कंट्री में इस शो से बड़ा कोई और शो मिल गया होगा, इसलिए उसने मेरा काम नहीं किया और वो आउट ऑफ कंट्री जाकर बैठ गया। मैंने प्रिया जी को तसल्ली दी थी कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। मैं प्रिया जी के साथ मार्केट गई। वहां जाकर मैं इसी तरह का सारा फैब्रिक और इसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें लेकर आई। प्रिया जी ने मुझे अपनी ड्रेस को तैयार करने के लिए नई सिलाई मशीन भी खरीद कर दी थी। जिस जिस चीज और सामान की जरूरत मुझे इस ड्रेस को तैयार करने में चाहिए थी वो सब प्रिया जी ने मुझे लाकर दे दिया और फिर मैंने इस ड्रेस को पूरे 1.5 दिन में तैयार करके जब प्रिया जी को दिखाया तो प्रिया जी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने इस ड्रेस को डिजाइनर से भी अच्छा तैयार किया है। प्रिया जी ने अपनी इस ड्रेस को जब जयपुर के इस लाइव शो में पहना तो उनको लोगों ने बहुत सराहा था। फिर उनसे पूछा गया
कि ये ड्रेस किस डिज़ाइनर ने तैयार की है, तो प्रिया जी ने मुझे स्टेज पर बुलाया और फिर प्रिया जी के साथ साथ मुझे भी इस ड्रेस का डिज़ाइनर होने की वजह से अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अब मेरे पास ना जाने कितने ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो मुझसे अपने यहाँ की ड्रेस तैयार करवाना चाहते हैं। यहाँ पर मेरी मीटिंग एक बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर से थी जो मुझे अपने पास हायर करना चाहते थे और वो चाहते थे कि मैं उनकी कंपनी को अपनी तैयार की हुई ड्रेस दूं ताकि उनकी कंपनी का नाम आगे बढ़ सके। मगर प्रिया जी ने मुझसे इस काम के लिए साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम इस काम से फेमस हो सकती हो, पैसा कमा सकती हो, मगर तुम इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद भी दूसरों को अपनी ड्रेस सेल किया करोगी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा अपना नाम हो, तुम्हारा एक अलग ब्रांड हो, लोग तुम्हारे ब्रांड के डिजाइन किए कपड़े पहने जो सिर्फ तुम्हारे हों, जिससे सिर्फ तुम्हें फायदा हो, उसके बीच में कोई और ना पड़ा हुआ हो। प्रिया जी ने मेरी बहुत मदद की है और अब मेरा अपना एक अलग ब्रांड है। मेरे इस ब्रांड को कामयाब बनाने के लिए प्रिया जी खुद पैसा लगा रही हैं, क्योंकि मेरी वजह से प्रिया जी बहुत कामयाब हुई और मैं भी काफ़ी कामयाब हो गई हूँ। मम्मी की कामयाबी की स्टोरी सुनकर तो मैंने उन्हें झट से गले लगा लिया था। मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। मम्मी कहने लगी थी कि अब तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम लोग घर चलेंगे। इन 3 सालों में मेरी माँ ने जितनी परेशानी के दिन गुजारे थे उतनी ही वो सक्सेस भी हो गई थी। उनका एक नाम हो गया था, उन्होंने ढेर सारे पैसे कमा लिए थे। दिन रात मेरी मम्मी के मोबाइल पर कभी किसी फैशन डिज़ाइनर की कॉल आती तो कभी किसी कंपनी के ऑनर की कॉल आती। सब लोग बस यही चाहते थे कि वो अपनी कंपनी के कपड़े मेरी मम्मी से तैयार करवाएं। मगर मेरी मम्मी ने अपना एक अलग नाम बनाया था, अपना एक अलग ब्रांड बनाया था। वो अपने अलग से कपड़े तैयार कर रही थी। उन्होंने अलग से एक अपनी संस्था भी खोली थी जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को सिलाई की ट्रेनिंग देनी शुरू की थी जो कामयाब बनना चाहती हैं, जो गरीब हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। क्योंकि मेरी मम्मी का भी तो कोई सहारा नहीं था। मम्मी और मैं अपने शहर आ गए थे। मम्मी ने अपना एक अलग घर भी ले लिया था। मम्मी उस बड़े से बंगले में अकेली रहती थी। मेरी मम्मी ने मेरे पति से बात की थी और कहा था कि अब तुम ही मेरे बेटे हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को लेकर मेरे साथ मेरे घर में रहो। मेरा जो कुछ भी है वो तुम लोगों का ही है। मैं अपने पति के साथ आकर मम्मी के साथ रहने लगी। मेरी बेटी को देखकर भी मम्मी बहुत खुश हुई थी क्योंकि मम्मी ने उसे पहली बार देखा था। मैं अब मम्मी के साथ ही रह रही थी। फिर एक दिन मम्मी से मिलने उनके घर पर भैया और भाभी आए थे। न जाने भैया को कैसे पता चल गया था कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। भैया ने आते ही मम्मी के पैर पकड़ लिए और वो फूट फूट कर रोने लगे, जबकि कुछ ऐसा ही हाल भाभी का भी था। भाभी तो मम्मी से नजर ही नहीं मिला पा रही थी। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी। मम्मी ने जब अपने बेटे को रोते हुए देखा तो कहने लगी कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। मैं बड़ी हैरानी से मम्मी को देख रही थी कि क्या वो भैया और भाभी के उन सारे जुल्मों सितम को भूल गई थी जो उन्होंने उन पर ढाए थे। भैया ने कहा कि मम्मी मुझे माफ़ कर दो, रुचि भी आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। मैं जानता हूँ कि रुचि ने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया और वो मुझसे भी जैसा कहती रही मैं भी आप लोगों के साथ ऐसा ही करता रहा। दरअसल आपके जाने के बाद रुचि माँ बनने वाली थी। रुचि ने बेटी को जन्म दिया। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश था। फिर पता चला कि मेरी बेटी बीमार है। मैं अस्पताल में उसका इलाज करवाने के लिए ले गया। डॉक्टर ने कहा था कि इतनी बड़ी भी बीमारी नहीं है, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, बस उसका इलाज लंबा चलेगा। मैं अपनी बेटी का इलाज पूरे 1 साल तक करता रहा, मगर मेरी बेटी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। काम छोड़कर मैं अपनी बेटी की सेवा में लगा रहता था। मेरे पास जितनी भी जुड़ी हुई सेविंग्स थी वो सब मेरी बेटी के इलाज पर लग गई थी। उसकी तबीयत तो सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। इतना लंबा इलाज करने के बाद भी वो नहीं बच सकी। यहाँ तक कि मैंने अपना घर भी बेच दिया था, लेकिन मेरी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हम दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उससे जुदा होने पर हम लोग बहुत रोए थे। उस दिन रुचि को एहसास हुआ था कि उसने एक माँ को उसके बेटे से जुदा कर दिया था, भाई को बहन से जुदा कर दिया था, इसीलिए उसकी बेटी उससे जुदा हो गई। मैंने आप लोगों की किसी बात को नहीं समझा। अपनी पत्नी के कहने में आकर मैं आपको ओल्ड एज होम छोड़कर आया ताकि घर में सुकून आ सके, लेकिन मेरा तो वो घर ही नहीं बचा जिसमें सुकून लाने के लिए मैंने बहन की भी शादी कर दी थी और अपनी माँ को भी घर से निकाल दिया था। अब मैं सड़क पर आ चुका हूँ। मैं और रुचि अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। प्लीज़ माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरी माँ ने फौरन ही भैया को माफ़ कर दिया था और भाभी को भी माफ़ कर दिया था, क्योंकि उन लोगों की बेटी उनकी गोद से छिन गई थी। मैंने माँ से कहा भी था कि इनकी गलती इतनी बड़ी है, आपको इन्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहिए।
भैया ने कहा कि तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी आंखों से तुम्हारे सपने छीन लिए। माँ कहने लगी कि जिस तरह तुम मेरी बेटी हो इसी तरह ये भी मेरा बेटा है। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। मेरा बेटा आज मेरी आंखों के सामने रो रहा है, मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं उस सबको माफ़ कर रही हूँ। यही तो माँ होती है जो सब कुछ होने के बावजूद भी अपने बच्चों को माफ़ कर देती है, भूल जाती है वो सारे जख्म जो उसकी औलाद ने उसे दिए थे। बच्चे चाहे जितनी भी बड़ी गलती कर लें मगर माता पिता उन्हें माफ़ कर ही देते हैं। बच्चों को सोचना चाहिए कि कोई भी माता पिता अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते, तो फिर औलाद माता पिता के लिए बदगुमान क्यों हो जाती है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप आपके बचपन से लेकर जवानी तक आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और जिस उम्र के हिस्से में माँ बाप को आपकी ज़रूरत होती है तो आप लोग उनको कभी वृद्धाश्रम में छोड़ आते हो तो कभी घर में रहकर ही उन्हें इस्तेमाल होने वाली चीज़ की तरह इधर उधर पड़े रहने देते हो, जबकि इस उम्र में आकर उन्हें अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है। मेरे भैया को तो उनके किए की सज़ा मिल गई, मगर मैं नहीं चाहती कि जो बूढ़े माता पिता अपने बच्चों से अपने बुढ़ापे की आस लगाते हैं उनके जवान बच्चे उन्हें अपने घर से निकाल दें तो वो बिखर जाते हैं। ऐसे समय में हमें उन्हें संभालना चाहिए, ना कि अपने घर से निकालना चाहिए। अपने घर के बुजुर्गों की इज्जत करना सीखिए, उनसे प्यार मोहब्बत जताइए, जितना हो सके उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि यही तो होते हैं जो घर में रौनक लेकर आते हैं। इन्हीं के दम से तो घर में एकता बनी रहती है। मेरी भाभी ने और भैया ने जो किया था उन्हें उनकी सज़ा मिल गई थी, जबकि मेरी माँ आज एक कामयाब डिज़ाइनर है और मेरी माँ ने भैया भाभी को अपने ही घर में जगह दे दी थी, और आज हम सब लोग एक साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। भाभी भी सुधर चुकी हैं और अब उन्होंने मेरी माँ को अपनी माँ की तरह समझना शुरू कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।